जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे और ये इसका सेट 8 होगा। यहाँ पे जैसे ही आप इसको अच्छे से तैयारी कर लोगे उसके बाद आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में देखिए पूछा गया है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, लुई 16वां का शासन था। दूसरा सवाल है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। सही जवाब हो जाएगा आपका मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए कह रहा है ये किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन था मैटरनिक का। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था आपको बतानी है। राइट आंसर 1871 में, ऑप्शन नंबर गौ। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा फ्रेडरिक शोरियू कौन था, आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। तो फ्रेडरिक शोरियू कौन था, तो ये जो था एक फ्रांसीसी चित्रकार था। नेक्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। ठीक है, आए नहीं गए का पूछा है यहाँ पर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1893 में, ऑप्शन नंबर घ। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब घटी थी आपको बतानी है। तो चौरी चौरा में जो हिंसात्मक घटना घटी थी वो 5 फरवरी 1922 को घटी थी, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉयल एक्ट को पारित किया गया था आपके ऑप्शन नंबर ख 1919 में। नेक्स्ट है आपका वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है आपका आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। बापू किन्हें कहा जाता है, तो बहुत हल्का सवाल है, किन्हें कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को। देखिए यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसके अलावा आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समाप्यता के आधार पर जो साधन कितने प्रकार के होते हैं। अब जो समाप्यता है उसके आधार पर जो साधन हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो ऐसे कौन से राज्य जहाँ पे की जाएगी, तो उत्तराखंड में की जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जो मृदा पाई जाएगी वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। किस मृदा को रेगर या फिर स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। तो कौन सी मृदा को कहा जाता है, तो काली मृदा को कहा जाता है। इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो कौन सा तरीका नहीं करेगा भाई, तो ये वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कहा जा रहा है कि भारत में जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा 8%। ठीक है, याद रखना है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो इसको जो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ग। दामोदर नदी घाटी परियोजना परियोजना किस राज्य में है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर क, दामोदर कहाँ है, झारखंड में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 में। सरदार सरोवर बांध कौन सा राज्य प्रभावित होता है। तो सरदार सरोवर बांध से जो प्रभावित होता है वो गुजरात प्रभावित होता है। औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है, या फिर हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी बोल सकते हैं। तो देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे करके ज्ञात किया जाता है, इसका मतलब भाग ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर जो वो मापदंड का प्रयोग करेगा वो प्रति व्यक्ति आय का ही प्रयोग करेगा। नवीकरणीय साधन का उदाहरण क्या है। ठीक है, तो नवीकरण साधन जो होता है वो हो जाएगा आपका भूमिगत जल, ऑप्शन नंबर ग। लोगों के विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो कैसे रहेंगे, समान रहेंगे या भिन्न भिन्न परस्पर विरोधी रहेंगे। तो मैंने आपको पहले भी करवाया था ये किसी सेट में, वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चलिए इस वाले सवाल को देखिएगा ध्यान से। कह रहा है आपसे कि रामू एक किसान है जिसने अधिवेश गेहूं का एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी व तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट को 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ता को 80 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना उपयुक्त में से किस वस्तु का मूल्य
को लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो किस वस्तु के मूल्य को लेंगे, तो बिस्कुट के मूल्य को लिया जाएगा, जो इसका अंतिम प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ था। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा दिया, हम सोचे कि कैलकुलेशन देगा, लेकिन कैलकुलेशन नहीं था। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है, तो विनिर्माण की जो क्रिया है वो द्वितीय क्षेत्रक। सेकंड, मैंने आपको बोला था प्रथम नेचर से संबंधित, दूसरा प्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या बोला है, विनिर्माण को प्रोडक्शन ही बोला जाता है। प्रोडक्शन कहाँ होता है, द्वितीय क्षेत्रक में, और तीसरा तो आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा ना। चलिए अगले सवाल में आते हैं। कह रहा है आपसे कि अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहाँ सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब सप्ताह में कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलता है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहाँ उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है, सवैतनिक मतलब वेतन के साथ छुट्टी मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित है। तो देखिए, जिसको सवैतनिक मिल रहा है ना, सवेतन के साथ मतलब अवकाश मिल रहा है, वेतन भी मिलेगा, तो सीता सीता संगठित भी हो जाएगी। ठीक है, सीता क्या हो जाएगी, संगठित हो जाएगी। सीता क्या हो जाएगी बाबू, संगठित हो जाएगी। अनीता असंगठित हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब है कि काम करो ना करो, वेतन आपको मिलेगा, तो वो संगठित क्षेत्र हो गया ना। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है, तो अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो पहले से ही शामिल होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो ये जो अस्तित्व में आया था, ये आया था आपका 2005 में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो भंडारण जो होता है उसको किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है आपका संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है। तो यहाँ पर जो असत्य हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना, तो यह ऑप्शन घ हो जाएगा। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 40%। श्रीलंका में तमिल कब राजभाषा घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 1960 में, ऑप्शन नंबर घ। अगले सवाल पे ये कह रहा है संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। कह रहा है आपसे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन गलत है, आपको पहचान लेना है। तो यहाँ पे भारतीय संघ राष्ट्रपति, यही तो पहला गलत हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 7 पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो ये किया गया था नेपाल में। बोल्विया किस महादेश में अवस्थित है, तो बोल्विया जो अवस्थित है, ये अवस्थित है आपका लातिनी अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोल्विया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था फेडेकोर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट है आपका 39, इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है, आपको पहचाननी है। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रवृत्ति के हैं, तो बिल्कुल गलत है ये, तो ऑप्शन नंबर घ इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का। नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस ने किस अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था, है ना, किसे चुना था ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो, राजा वीरेंद्र को। ठीक है, तो राजा वीरेंद्र हो जाएगा इसका यहाँ पर राइट आंसर। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।